जख्मी राजा शायद अपने बिस्तर पर खामोश पड़ा अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद था। चंद मिनट बाद FM रिसीवर पर कदमों की चाप और फिर वीरा की आवाज उभरी। लो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल फोन लेकर आई हूँ। बात करते ही ये ड्यूटी डॉक्टर को वापस पहुंचाना होगा। इसे किसी की अहम कॉल का इंतजार है। तुम वाकई बहुत प्यारी और काम की लड़की हो। राजा की हल्की सी रुमान ज़्यादा आवाज सुनाई दी। मेरी वजह से तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। बस 4-5 मिनट बाद यह फोन इसे वापस पहुंचा देना। मैं सेहतियाब होते ही इन खदमात के सिले में तुम्हें खुश कर दूंगा। वीरा खामोश रही। उसकी ख्वाहिश रही होगी कि राजा जल्द अज जल्द फोन का इस्तेमाल शुरू करते। खामोशी के वक्फे के बाद फोन की बहुत मध्यम बीप सुनाई दी। राजा के मिलाए हुए नंबर से राब्ता हो गया था और इसके मोबाइल फोन के रिसीवर पर दूसरी तरफ की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। अव्वल खान ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और लपक कर पंखा बंद कर दिया। पंखे की मशीनी घूं घूं बंद होते ही बीप कदरे वाजे होगी। हेलो, वो दूसरी तरफ की धीमी मर्दाना और खालिस गैर मुल्की आवाज थी। मैं चौंक पड़ा। मैंने अव्वल खान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी हैरत के लहरिए तैर रहे थे। सर, मैं D1 बोल रहा हूँ, राजा ने अंग्रेजी में जवाब दिया। इस बार मुझे दोहरी हैरत का सामना करना पड़ा। शीख अरूज के ज़माने में जहांगीर का शनाख्ती कोड D1 हुआ करता था और वो कराची की हदूद में शीख के कारोबारी लेन देन का नाम निहाद निगरान हुआ करता था। इसे पसपर्दा हदायत देने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसे भूले बिस्तरे कोड के आधे के सिवा दूसरी हैरतनाक बात यह थी कि राजा जैसा बदमाश बिगड़ी हुई लेकिन खासी काबिल फहम अंग्रेजी बोल रहा था। इसकी सूरत देखने से अंदाजा होता था कि इसने सारी उम्र किसी स्कूल या दरसगाह की शक्ल नहीं देखी होगी। योर आई मैन। बहुत बारीक मगर वाज़े आवाज सुनते ही मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। अगर अव्वल खान ने पंखा बंद करके कमरे में सन्नाटा न किया होता तो राजा को मोबाइल फोन पर मिलने वाला वो जवाब सुनना दुश्वार था। मेरे ज़हन में माजी के नाक हेबले सर उभारने लगे। आईमैन शीख के इलाकाई सरबराह होते थे जो किसी भी वक्त कहीं पहुंचकर शीख के एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा ले सकते थे। इनका कोई नाम होता था ना शख्सियत। आईमैन होने के लिए एक अदद सिल्वर आई का मालिक होना जरूरी था और इसी को दिखाकर हर आईमैन अपना इख्तियार मनवाता था। सोने के सिक्कों पर चांदी से बनी और उभरी हुई ये खूबसूरत आंख शी में इख्तिदार और इख्तियार और जबरूत की अलामत थी। राजा का मुखातिब अगर खुद को आईमैन कह रहा था तो वो कम अज कम एक सिल्वर आई का मालिक था। हमरा और अमरीकी एजेंसियों के पीछे लगे हुए थे और हमारी बेखबरी में शी एक बार फिर सर उठा रही थी। इसका आईमैन कराची में फाल हो चुका था मगर हम गाफिल थे। मैं अपनी कोहनियां मेज पर टिका कर रिसीवर के ऊपर झुक गया ताकि होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन सकूं। सर, मैं मुश्किल में फंस गया था। नजर आ रहा है कि मैं इस मुश्किल से निकल आया हूँ। क्या मेरी यह मदद तुम्हारी तरफ से आई है? राजा ने अटक अटक कर अंग्रेजी में अपना मफहूम अदा किया था। इस फरेब में ना रहना। दूसरी आवाज गुर्राहट में बदल गई। मुझे तुम्हारी किसी मुश्किल का इल्म नहीं है। क्या तुम्हें यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारे मददगारों को मैंने इस मुहिम पर भेजा है? उसका लबो लहजा सरासर अमरीकी था और आवाज से वो घाघ मालूम हो रहा था। नहीं सर, राजा ने उसकी बात मुकम्मल होते ही वजाहत की। मुझे किसी ने कुछ बावर कराने की कोशिश नहीं की। गैबी ताईद की वजह से हालात कुछ ऐसे रुख पर चले गए हैं कि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ चला गया था और मैंने तुमको फ़ोन कर लिया। मैं जानता हूँ तुम बिला वजह मुझे फ़ोन नहीं कर सकते। मेरी ये वार्निंग याद रखना कि इस वक्त तुम तलवार की धार पर चल रहे हो। डैनी और वीरा इस शहर में हो सकते हैं। वो जहाँ भी होते हैं अपने दुश्मनों के लिए संगीन खतरा बन जाते हैं। अपने असल काम के साथ तुमको इनकी सरकोबी का ख्याल भी रखना है। मुझे याद है सर। वो जवाब देते हुए राजा को मालूम नहीं था कि वीरा उसकी नर्स के रूप में वहीं मौजूद थी। वो कह रहा था, तुमने इन दोनों की निशानदही वाले इनाम में से कोई हिस्सा न लेने की यकीन दहानी करा के मुझे ज़बरदस्त तहरीक दी है। मैंने इन तक पहुंचने के लिए कुछ और लोगों से मरासम इस्तवार कर लिए हैं, लेकिन इस वक्त मेरी दाहिनी पिंडली टूटी हुई है। आज सुबह मेरी गाड़ी को हादसा पेश आ गया था। ओह नो। घबराहट की वजह से राजा की बात अधूरी रह गई। मुश्किलात में घिर गए हो तो तुमको मुझसे दूर और अलग थलग रहना चाहिए। मैं खुद तुम्हारी खैर खबर रखूंगा और फिजा साजगार होने पर राब्ता करूंगा। अब तुम मुझे फ़ोन ना करना। यकायक लाइन ड्रॉप हो गई। आईमैन खरांट आदमी था। उसने भांप लिया था कि राजा से बात करने में खतरा पोशीदा था। उसने अपना हुक्म सादर करते ही फ़ोन बंद कर दिया। यह अचानक आईमैन कहाँ से निकल आया? लम्हा भर की खामोशी में अव्वल खान ने ताहयुर ज़दा आवाज़ में पूछा। इसका जवाब देने की नौबत नहीं आ सकी क्योंकि FM रिसीवर पर छाया हुआ मुख्तसर सकूत टूट चुका था। लाओ, मुझे दे दो। वीरा की मोहतात और संजीदा आवाज़ उभरी। तुम्हारी बात हो गई है, मैं फ़ोन लौटा दूँ। यह नंबर फ़ोन की मेमोरी में चला गया है। इस बार राजा का लहजा बतला हुआ था। इसे साफ कर दूं फिर फ़ोन ले जाना। वीरा इसे अहमक समझ रही थी। उसे नंबर हासिल करने के लिए खासा जतन किया था। राजा का जवाब सुनकर उसकी खोपड़ी सनकी।
रिसीवर पर उसकी तल्ख आवाज उभरी। मैं कह रही हूं फोन वापस दो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ओहो, अपने इन नरमो नाजुक हाथों से मेरा मुंह तोड़ोगी? मैं राजा की इस्तजाई आवाज यकायक बेमानी आवाजों में बदल गई। शायद बिस्तर के करीब खड़ी हुई वीरा ने फोन छीनने के लिए इस पर हमला कर दिया था। मेरी छठी इस पहले ही खतरे का ऐलान कर चुकी थी। मैं कुर्सी से उठ रहा था कि ठक के चंद सानियों बाद खटाक की भारी आवाज आई और मैंने उसी लम्हे अव्वल खान के मोबाइल फोन की फातिहा पढ़ ली। मेरा अंदाजा था कि राजा ने वीरा के जारहाना तेवर देखते हुए मोबाइल फोन दीवार पर दे मारा था। हम दोनों एक लम्हे के लिए दफ्तर में नहीं रुके और बाहर दौड़ लगा थी। मैं अव्वल खान से आगे फील्ड अस्पताल की तरफ दौड़ रहा था। हमारे पहुंचने तक वीरा हालात पर काबू पा चुकी थी। एसटीएफ के दोनों अहलकार उसके पीछे खड़े हुए थे। राजा बिस्तर पर अजियत से तड़पता हुआ चीख चीख कर मुगल्लज़ात बक रहा था। इसके पैरों की तरफ वाली दीवार के नीचे फर्श पर टूटे हुए मोबाइल फोन के टुकड़े और पुर्जे बिखरे हुए थे। खामोश। मैंने कमरे में पहुंचते ही उसके रुखसार पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। दुश्मनों की बढ़ती हुई तादाद ने राजा को नर्वस कर दिया। उसने अजानी अंदाज में चीख कर कहा, इस चुड़ैल ने मेरा गला दबा दिया, मेरे पूरे बदन को झंझोड़ कर रख दिया, मेरी पिंडली में आग भर गई है, किसी डॉक्टर को बुलाओ, हाय मैं मरा। अदाकारी करने की जरूरत नहीं, अव्वल खान ने डपट कर कहा। होश में रहकर बात करो, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तुमने होश के नाखून ना लिए तो हम तुम्हारी टूटी हुई पिंडली को रेजा रेजा कर देंगे। मेरी पिंडली को हाथ ना लगाना। अव्वल खान की धमकी पर वो लर्ज कर रह गया और घिघियाने लगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सच सच बताओ कि अभी तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? मैंने सवाल किया। तुम देख रहे हो कि मेरा क्या हाल है, मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैंने मदद के लिए अपने एक दोस्त को फोन किया था। ये झूठा है, D1 बनकर किसी बड़े से बात कर रहा था। वीरा गुस्से से दहाड़ी। तुम खामोश रहो, मैंने वीरा से कहा। हमने इस खबीज की पूरी गुफ्तगू सुनी है। शी वाले हरामजादे यहाँ फिर सर उठा रहे हैं। तुम झूठे हो, वो हल्के बल चीखा। मैं किसी शी को नहीं जानता, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है। इस बार अव्वल खान खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने झपट कर राजा का दाहिना पैर थामा और उसे ऐसा झटका दिया कि उसकी जान निकल गई। इस नरमी से जो कुछ उगलवाया जा सकता था वो हमारे सामने आ चुका था। इससे आगे वो कुछ बोलने पर आमादा नहीं था, इसलिए तशद्दुद का आगाज नागुज़ीर हो चुका था। राजा एक बेसाख्ता चीख मारने के बाद खामोश हो चुका था। उसकी आंखों से दहशत और अजियत टपक रही थी। निगाहें हम लोगों के चेहरों पर नाच रही थीं। मेरे दिल में आई कि राजा को अपनी और वीरा की असलियत से आगाह कर दूं ताकि उसका रहा सहा दमखम बेखत्म हो जाए, लेकिन उसी लम्हे मैंने अपना वो इरादा तर्क कर दिया। ऐसी बातें बता देने से राजा को यह मालूम हो जाता कि इसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और वह सख्ती से अपनी जुबान बंद कर लेता। इससे उसी वक्त तक कुछ उगलवाया जा सकता था जब तक उसके दिल में अपनी जिंदगी की कोई आस बरकरार रहती। मैं वो आस तोड़कर मालूमात हासिल करने की राह मसदूद नहीं कर सकता था। सुनो, मैंने कुछ देर के तवक्कुफ के बाद नरमी से कहना शुरू किया। हम अमन पसंद लोग हैं, तुमसे तसादुम नहीं ताउन चाहते हैं। यहाँ सर उठाने वाली गैर कानूनी कुव्वतों की निशानदेही में हमारी मदद करोगे तो फायदे में रहोगे, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। हमें मालूम है कि तुम शी के किसी आई मैन और चोपड़ा के लिए काम कर रहे हो। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। अपने मुकद्दर का फैसला करने का इख्तियार तुमको है। तुम चोपड़ा और आई मैन के बारे में जान चुके हो, तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? उसने मायूसी से कहा। मार डालो मुझे। तुम फिर बहक रहे हो। मैंने अपनी मसालिहाना पॉलिसी जारी रखी। हम तुम्हें मारना नहीं, जिंदा रखना चाहते हैं। हमारे सामने दो नाम हैं। हम तुमसे इनके करतूतों के बारे में सुनना चाहते हैं। तुम हमारा वक्त बर्बाद करोगे या हमें गुमराह करने की कोशिश करोगे तो बदतरीन खसारे में रहोगे। उसका चेहरा तारीक पड़ गया था और आंखों में दहशत के साए गहरे हो गए थे। उसने अपने होठों पर जुबान फेर कर पूछा, तुम कौन हो? यह बताना राजदारी के मुनाफी होगा। तुम ये समझ लो कि हमारा ताल्लुक की खुफिया सरकारी एजेंसी से है। सुबह तुम लोगों ने मेरे घर पर धावा बोला था, उसने खौफजदा आवाज में पूछा। मैंने अपने सर को इस बात में जुम्बिश दी और कहा, तुम अपने आदमियों को धोखे में रखकर वहां से भाग गए। इसका अंजाम तुम्हारे सामने है। तुम देखोगे कि तुम्हारी तरह एक दिन डैनी और वीरा भी हमारी कैद में होंगे। आखिरी फिक्रा बर वक्त मेरे जहन में आया और मैंने उसे इल्फाज के कालिब में ढाल दिया। मुझे शुबा सा हुआ था कि डैनी और वीरा से अपनी मुखासमत का इजहार करके मैं उसे ज्यादा आसानी से शीशे में उतार सकूंगा। तुम एजेंसी के आदमी हो, फिर भी डैनी और वीरा के दुश्मन हो। उसके खौफजदा लहजे में हैरत से मटाई। ये दुश्मनों को प्रापोगंडा है कि एजेंसियां इन दोनों को पाल रही हैं। इनके नाम बरसबील तस्करा आ गए। तुम इनको छोड़ो और अपनी बात करो। मैंने कहा, मैं किसी शी को नहीं जानता, हेरोइन का लेन देन करता हूँ।
इस धंधे में मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ से कबायली इलाकों तक हजारों लोग मुलविस हैं, इनको कोई नहीं पूछता। कराची में मुझको पकड़ने के बजाय तुम कबायली इलाकों में पोस्ट की फसलों को आग क्यों नहीं लगाते? हमें हेरोइन से कोई दिलचस्पी है न पोस्ट की फसलों से। पहले हमें चोपड़ा के बारे में बताओ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। वो मेरा खरीदार है, हमेशा अच्छे दामों पर बड़ी मिकदार लेता है, उसने बिला ताअम्मुल जवाब दिया। वह भारत का एक जिम्मेदार सफारती मुलाजिम है। हेरोइन का क्या करता है? मैंने उस इंकिशाफ पर हैरत से पूछा। मुफ्त बांटता होगा, मुझे पता नहीं वो इसका क्या करता है। वो मेरा एक अहम खरीदार है। वो भारतीयों की मक्कारी का एक नया सबूत था। वो जराइम पेशा लोगों से बराह रास्त मरासम बढ़ाने के बजाय इनके कारोबारी रफीक बने हुए थे और आड़े वक्त पर इस रफाकत से भरपूर फायदा उठाते थे जिसका शायद वाजिबी सा मुआवजा देते हों। अगर वो सिर्फ हेरोइन का खरीदार है तो तुम जोशी के खून के प्यासे क्यों हो गए? मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। वो शायद पहले से इस सवाल की तवक्का किए बैठा था। किसी तवक्कुफ के बगैर बोला, वो हेरोइन की लाइन का पुराना पापी है, धंधा छोड़ चुका है, मगर मैं अब भी उसके कीमती मशवरों से फायदा उठाता था। हम तीनों डैनी और वीरा के फिराक में भी थे। मेरी तरह चोपड़ा और जोशी को भी लाखों डॉलर के इनाम का लालच था। हमें यकीन था कि वो दोनों गंदी नाली के कीड़े हैं, किसी न किसी दिन जराइम की दुनिया का रुख जरूर करेंगे और हम उन्हें पकड़वा देंगे। उसने खामोश होकर बेइख्तियार अपनी मजरूर टांग पर हाथ रखा और कराने लगा। शायद उसके जख्म में कोई नाकाबिले बर्दाश्त टीस उठी थी। अव्वल खान ने इस मौका से फायदा उठाकर मुझे इशारा किया कि राजा ने आखिरकार सच उगलना शुरू कर दिया था। मैं सर की जुम्बिश से तौहीमी इशारा करके रह गया। खुद मेरा भी यही ख्याल था कि धोखे में बहुत सी बातें खुल जाने के बाद राजा ने मजबूर होकर सच बोलने का फैसला कर लिया था। अपनी रास्तगोई में उसे जिंदगी की खासी उम्मीद नजर आ रही थी जो आखिरकार अबद साबित होनी थी। अव्वल खान के इमा पर उसका एक आदमी दर्द दूर करने वाली दवा का इंजेक्शन तैयार करके ले आया। राजा ने रज़ाकाराना तौर पर अपना बाजू फैला दिया। इंजेक्शन लगते ही राजा के दर्द में कुछ कमी वाक़ई हुई और उसने अपनी कहानी दोबारा छेड़ दी। फिर किसी वजह से वीरा खुद जोशी को फोन कर बैठी। वो इसे चोपड़ा के बारे में पूछ रही थी। जोशी ने बेखबरी में उसे चोपड़ा का पता बता दिया, फिर चोपड़ा को फोन भी कर दिया कि इसकी ब्लैक क्वीन उसे ढूंढ रही है। चोपड़ा उस पर नाराज हुआ और उसे बताया कि उसकी ब्लैक क्वीन ही असल में वीरा है, जोशी उसे पकड़वाने की कोशिश करे। चोपड़ा अपने घर से गायब हो गया। मुश्तबा लोगों ने उसके घर के फेरे लगाने शुरू कर दिए। उसे शुबा था कि उस तक पहुंचने में नाकाम होने के बाद वीरा झल्लाकर जोशी पर हाथ डालेगी। वो काम छोड़ने के बाद बुज़दिल हो गया था। उसे मालूम था कि चोपड़ा मुझसे हेरोइन लेता है। चोपड़ा को डर था कि वो पकड़ा गया तो सब कुछ उगल देगा और अपने साथ हम दोनों को भी मरवा देगा। उसने मुझसे मदद की इल्तिजा की और मैंने अपने आदमी जोशी पर लगा दिए। हमारी तवक्का के खिलाफ वीरा बहुत बाखबर निकली। उसके आदमी कल रात जोशी पर चढ़ दौड़े। मेरे आदमी अफरा तफरी से फायदा उठाकर उसे अगवा कर लाए। आज मुंह अंधेरे तुम लोग आए तो मैं समझा कि वीरा जोशी की बू सूंघती हुई वहां तक आ गई। मैं कानून से लड़ने वालों में से नहीं हूं। वीरा के धोखे में मैंने तुम्हारी गाड़ियों पर पहली गोली चला दी। मेरे किसी आदमी ने गुस्से में जोशी का भेजा उड़ा दिया। सब कुछ उल्टा होता चला जा रहा था। मैं खामोशी से निकल आया। उसने अपनी दानिश में होशियारी से काम लेते हुए जोशी के कत्ल का इल्जाम अपने सर से उतार फेंका था। मुझे उस जिम्मेदारी के तयन की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उस नुक्ते पर कोई एतराज करने के बजाय पूछा, तुमने सारी कथा सुना डाली, ये नहीं बताया कि चोपड़ा कहाँ है? वो चंद सानियों के लिए झिझका। चोपड़ा उसका खरीदार और गहरा दोस्त था, लेकिन इस वक्त मामला खुद उसकी बका का था। उसने एक फैसले पर पहुंचकर जुबान खोली। वो अपने कौंसल खाने में रह रहा है, मेरा उससे वहीं राब्ता होता है, तुम उस पर हाथ नहीं डाल सकोगे। वैसे भी इसका कसूर क्या है? वो पाकिस्तानी है मगर राह के लिए काम करता है। मैंने वो बुरी खबर उसे सुना ही डाली। अगर वो तुमसे हेरोइन खरीदता था तो उसे मुफ्त तकसीम करता होगा ताकि यहाँ रहने बसने वालों को इज्तिमाई तबाही की तरफ धकेल सके। वो कब तक कौंसल खाने में पनाह गुज़ीर रहेगा? एक न एक दिन वहां से निकलेगा और फिर उसे हिसाब ले लिया जाएगा। मैंने चोपड़ा के बारे में बात करते हुए अपने हल्के में तलखी से घुलती हुई महसूस की। हो सकता है कि ऐसी नौबत आने से पहले उसका आताशी उस पर मेहरबान हो जाए और उसे कहीं और की पोस्टिंग मिल जाए। राजा बुड़बुड़ाया, ज्यादा से ज्यादा तुम उसके घर वालों को पकड़ लोगे और तंग करोगे। वो बहुत चालाक आदमी है, बच निकलेगा। तुम उससे कम चालाक नहीं थे। सबकी नजरों से पोशीदा रहकर हेरोइन का धंधा कर रहे थे, मगर आज हमारे कब्जे में हो। अव्वल खान ने जुबान खोली। मैं अपने काम की वजह से खुलकर सामने आने पर मजबूर था। वो कभी सामने नहीं आता था। उसने मुझसे कभी बराह रास्त लेन देन नहीं किया। हमेशा उसका कोई ना कोई आदमी पैसे देकर माल ले जाता था। वो फोन पर सौदा तय किया करता था। मुझे याद आया कि आईबी के रिकॉर्ड में राजा का नाम बहुत मुश्किल से दरियाफ्त हो सका था। मैंने उससे पूछा, वो तुमसे मिलता तो रहा होगा? बहुत कम। उसके जवाब ने मुझे जलाल की सदाकत का कायल कर दिया।
पिछले कई बरसों में वो मुश्किल से 2-4 बार मुझसे मिला होगा। वो हमारी सोशल मुलाकातें थीं जिनमें कोई कारोबारी लेन देन नहीं हुआ था। उसने एक हादसे के बाद तुमको मुश्तइल हिंदुओं के हाथों मरने से बचाया था। मेरी जुबान से वो तज़किरा सुनकर उसकी आंखें हैर से पेशानी पर जा चढ़ी। ये पुरानी और राज की बात है, तुमको कैसे मालूम हुई? मेरे और चोपड़ा के ताल्लुकात के बारे में तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क है। हम बिला वजह किसी का पीछा नहीं करते, वो राक आदमी है। तुम मुझसे मेल जोल की वजह से अताब में आए हो, उसे उसके बिल से निकाल लाओ, मैं तुम्हें फौरी आज़ादी दिलवा दूंगा। इस बार मैंने फरेब देने के बजाय पूरे खलूस से पेशकश की। उसे मायूसी से अपने सर को जुम्बश थी। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो किसी की बात नहीं मानता। वैसे भी तुम मेरी जिंदगी का वादा कर चुके हो, पता नहीं मैं कब तक माजूर पड़ा रहूं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे का पास करोगे और मैं एक बार फिर अपनी दुनिया में लौटने के काबिल हो जाऊंगा। इससे पहले तुम्हारी दुनिया का चोपड़ा और आई मैन से पाक होना जरूरी है। वो दोनों बुराई के तनावर दरख्त हैं जिन्हें काटना होगा। अगर चोपड़ा वाकई रा का एजेंट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, राजा बोला। मगर आई मैन तो बेकसूर है। कुछ देर पहले वो शी और आई मैन से अपने ताल्लुक का एतराफ करने पर आमादा नहीं था। इस वक्त बेख्याली में उसकी वकालत कर बैठा था। मैंने उस तजाद पर जोर देना जरूरी नहीं समझा। उसके आसाब की शिकस्तगी के आसार नुमाया हो चले थे। मेरे हद से बड़े हुए दबाव की वजह से उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था। बेहतर यही था कि मैं तहम्मुल से काम लेकर धीरे धीरे उससे अपने काम की बातें उकलवाता चला जाता। तुम्हारे पास आई मैन की बेगुनाही का क्या सबूत है? मैंने उसे एक आसान सा सवाल पूछा। मेरे पास उसकी कही हुई बातों और उसकी दरियात दिली के सिवा कुछ भी नहीं है। आई मैन के बारे में उसकी मुजाहमत दम तोड़ चुकी थी। उसका बीस के बारे में तुम क्या जानते हो? इस बार मैंने कदरे तेजी से सवाल किया। मैं हकीकत में कुछ भी नहीं जानता। मैंने आज तक उसकी सूरत भी नहीं देखी। हर बार वो मुझे खुद फोन करता है और बजट के साथ टारगेट देता है। रकम हैरतनाक जराए से मुझ तक पहुंच जाती है और मैं उसका टारगेट पूरा कर देता हूँ। उसके तामुन से मेरे काम ने बहुत तेजी से तरक्की की है। इंजेक्शन से उसके बढ़ते हुए दर्द में खासा अफाका हुआ था और वो कदरे सुकून से बातें कर रहा था। उसके टारगेट क्या होते हैं? मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। हर महीने वो मुझे 10,000 रुपए किलो के हिसाब से एक बड़ी रकम देता है। मैं खपत के मुताबिक इतना खालिश माल मार्केट में फैला देता हूँ। मेरे भाव दूसरों से 10,000 कम होते हैं जो मुझे उससे पेशगी मिल जाते हैं। हर शख्स मेरे माल की तलाश में रहता है। मेरे ज़हन के पुराने दरीचे खुल गए और शी की यादें ताज़ा हो गई। हमने इब्तिदा में हेरोइन की पुड़ियाँ मुफ्त तकसीम की थी ताकि नशेबाजों को हेरोइन के नए नशे की लत लग सके। फिर हमने महंगी हेरोइन खरीद कर सस्ते दामों बाजार में फैलानी शुरू कर दी। जब शहर में हर तरफ हेरोइन के नाम का डंका बजने लगा तो दाम बढ़ते बढ़ते नफा बख्श हदों में दाखिल हो गए। उस वक्त शी का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सरहदी इलाकों में तैयार होने वाली ज्यादा से ज्यादा हेरोइन पाकिस्तान के बड़े शहरों में खपती रहे ताकि यूरोप और अमेरिका भेजी जाने वाली हेरोइन की मिकदार में मुतअद्दिद कमी आ सके। वक्त बदल गया था मगर शी का हदफ नहीं बदला था। शहर की किसी मुअज़्ज़ज़ आबादी में छुपा हुआ नया आईमैन अमेरिकी सरकार के फंड से सरमायाकारी करके कराची में हेरोइन के थोक दाम में 10,000 रुपए फी किलोग्राम की कमी ला चुका था। हेरोइन की कीमत में इस कमी का मकसद यकीनी तौर पर इसकी मकामी खपत में इजाफा करना था ताकि पाकिस्तानी नौजवानों की कीमत पर मगरिब के बहरा रू शहजादों को हेरोइन की तबाहियों से महफूज रखा जा सके। मैंने उसे कहा, क्या तुमने कभी ये सोचने की जहमत की है कि तुम्हारा आई मैन अपनी गिरा से लाखों रुपए की सरमायाकारी करके कराची में हेरोइन के दाम गिराने की कोशिशें कर रहा है ताकि यह नशा नादार तबके की दस्तरस में भी आ सके? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। यह बात तो वो खुद मुझसे कह चुका है कि उसे पाकिस्तान और यहाँ के नादार नशेबाजों से टूट कर मोहब्बत है। अगर उसके वसाए इजाजत दें और उसका बस चले तो वो यहाँ हर हेरोइनची के लिए हेरोइन के मुफ्त तरसील का बंदोबस्त करते। वो बहुत नरम दिल और दुखी इंसान है। उसके हालात से वाकिफ होने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। मुझे राजा की कम अकली पर गुस्सा आ गया। सामने का एक साजिशी नुक्ता उसकी समझ में नहीं आ रहा था। पूरी बात जान लेने के बाद भी वो अपने आईमैन की वकालत से दस्तबरदार नहीं हुआ था। मैंने तुरुश लहजे में कहा, उसने ऐसी कौन सी कहानी सुनाई है जिसने तुम्हारी अकल पर पर्दे डाल दिए? मेरी बात मान लो कि बहुत दुखी इंसान है। राजा ने इसरार किया। वह हेरोइन के हाथों अपनी 2 जवान औलादों को खो बैठा है। बड़ी बेटी ने हेरोइन के सरूर में आकर अपने सोए हुए महबूब का गला तेज उस्तरे से काट डाला और जेल में पहुंच गई। वह मुकदमे की समाअत के दौरान में वो हेरोइन ना मिलने के सबब तड़प तड़प कर मर गई। दूसरा बेटा भी हेरोइन ने बर्बाद कर दिया। वो हेरोइनचियन लड़कियों की एक टोली के साथ ऐसा गायब हुआ है कि 5 साल से उसकी कोई खैर खबर नहीं मिल सकी। इन दोनों जख्मों ने उसे अंदर से जख्मी करके रख दिया है।
और वो हर हेरोइनची के लिए अपने दिल में दर्द महसूस करने लगा है। यह कहानी सरासर झूठ और बाइद अज क्यास है। मैंने चिल्लाकर उसे डांटा, तुमने उससे ये नहीं पूछा कि उसकी मोहब्बत के लिए क्या अमेरिका में हेरोइनचियों का कहत है जो वो दौड़ा हुआ पाकिस्तान चला आया है?